बजट की बात स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही थी बजट के हवाले से। यासिर, चूँकि किफ़ायतशारी मुहिम की बात हो रही थी और मेजर साहब बड़े जज्बाती हो गए, चूँकि इससे पहले हमने देखा माजी की हुकूमतें जो हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बचाई हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने भी प्लान किया है ये मैनेज। क्या आपको करप्शन रोकने के लिए या फंड्स को कट करना अगर, तो बस ये 2 4 6 डिपार्टमेंट्स ही बचे हैं या इसके अलावा बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसा बजट खर्च हो रहा है और इतना पैसा इतना फंड्स खर्च हो रहा है कि जो अगर वो बचा लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जो पेट्रोल आपको महंगा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखें ऑस्टेरिटी की तरफ जाना होगा जी, ये इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्लान आपको मुरतब करना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी जो आपने जो एक कट लगाया है ये इज नॉट गुड इनफ जिसको कहा जाए कि जिसकी वजह से आप कोई बहुत ज्यादा अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये आपको देखना होगा, क्योंकि हमारा जो ओवर द इयर्स एक इशू रहा है वो ये कि हमें डेवलपमेंट साइड को जो है वो आगे लेकर जाना है। और अभी जैसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ देर पहले बात हो रही थी, अब यहाँ पर भी एक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पॉलिसीज के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही जिसके बारे में कुछ देर पहले बात हो रही थी। जैसे पिछली गवर्नमेंट के लिए उनकी जो मोटिव था, उनका एजेंडा था, उसमें एक चीज़ शामिल थी कि हमें हाउसिंग को जो है वो आगे लेकर जाना है, जिसके लिए उन्होंने एक जो है वो हाउस लोन स्कीम भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। और बख्शी साहब अभी कुछ देर पहले लाइन पर मौजूद थे जो ये फरमा रहे थे कि अगर उसको चलने दिया जाता, पॉलिसी को फर्दर अगर आगे टो किया जाता, तो यकीनन फिर आप देखते कि यहाँ पर आपको एक प्रोग्रेस नजर आती। क्योंकि ये जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इसके साथ मोर देन आई थिंक 70 एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन अब अगर यहाँ स्लो डाउन आएगा तो इवेंचुअली ये जो 70 एलाइड इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर भी हम देखेंगे कि स्लो डाउन हमें नजर आएगा। और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि अब पहले हम ये बात क्या कहा करते थे कि बड़ी रोबस्ट इकोनॉमी है, बड़ा पोटेंशियल इसके अंदर है, तो इसको सही तरह से कैपिटलाइज करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यासिर। और एक चीज़ जो बड़ी बख्शी साहब भी इस पे भी रोशनी डाल रहे थे कि ये मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारे के बगैर ग्रोथ हासिल करना है, जो कि अगले साल तवाज़ुन को ख़राब किए बगैर कम अज़ कम 5% ग्रोथ का इन्होंने टारगेट रखा है। जीडीपी को 67 खरब रुपए से बढ़ाकर अगले साल के दौरान 78.3 खरब रुपए तक जाएगा, जो इनका टारगेट है। ये यासिर इस पर ज़रा बात करें, ये इन्होंने जीडीपी ज़्यादा होनी चाहिए थी या ये चाह रहे हैं कि चूँकि टाइम इनके पास कम है और अगर अगला बजट इनको पेश करना पड़े तो ये वहाँ पे अपना खसारा जो है वो मिनिमम कर सके। बजट तो मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट ही होगा, उसके बाद तो इलेक्शन ईयर की तरफ आपको जाना होगा और फिर जो नई गवर्नमेंट नहीं, तो अगर ये पूरे एक साल पूरा करते हैं तो इनको तो 6 महीने मिल जाएंगे, बजट ये पेश करके ही जाएंगे। ये जो अगर सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर तो ये आपके पास आखिरी चॉइस है और इसके अंदर स्लो डाउन के अलावा ऑप्शन कोई बाकी नहीं रह जाता। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट अगर कंटिन्यूटी के साथ काम करे तो ये मेजर साहब से जरा इस बारे में उनके कमेंट ले लेते हैं। हमारी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन ये हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। जी मेजर साहब ये फरमाइएगा कि ये अभी स्लो डाउन की बात हो रही थी 6 से 5% पे बैक अगेन, तो इसका ये अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबली भी एक स्लो डाउन आया है और अब जो हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल जिससे हम होकर आए हैं उसके बाद तो अगर हम यहाँ पे भी सस्टेन कर लें या अगर इस टारगेट को भी मीट कर लें तो ख्याल ये है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट ही इसको कंसीडर किया जाएगा। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, बिफोर रिप्लाइंग योर क्वेश्चन, मैं आपको एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगेन, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बता, तो एक आईपीपी का एक नाम नहीं लेता हूँ, मैं जानता हूँ कौन सी है कंपनी और क्या है, है इसी गवर्नमेंट के दोस्त लोग हैं ये सारे, ठीक है ना। अच्छा, उस आईपीपी के लिए ना किसी जमाने में कहा कि जी आप है ना यहाँ पर, क्योंकि बिजली का शॉर्टेज है तो आप यहाँ पर है ना वो आप एक है ना इलेक्ट्रिकल के सारे वो डाले, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने गवर्नमेंट ने इनको कहा अगर आप है ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना इलेक्ट्रिकल उसमें, तो आपको हम है ना 50% या 80% लोन दे देंगे उसके ऊपर, वेरी डिस्काउंट रेट के ऊपर। सेफ वर्ड के 100 रुपीज का रेट था ना सेफ वर्ड के। अगर ये फैक्ट्री है और ये इनको जो इन्होंने ग्रेड जो बनाने थे इलेक्ट्रिक के वो जो आईपीपीस में, तो पावर प्रोजेक्ट्स जो बनाने थे, तो वो अगर 100 रुपीज की कॉस्टिंग आती थी तो गवर्नमेंट का उसके अंदर शेयर था कि जी हम 80% आपको लोन दे देंगे डिस्काउंट के ऊपर। इन्होंने क्या किया, जो कॉस्टिंग थी ना वो 100 रुपीज की, उसको इन्होंने दिखा दिया 300 रुपीज, 300 रुपीज की कि जी हमने इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो 300। तो गवर्नमेंट से इन्होंने 240 रुपए ले लिए, इनके लग रहे थे 100 रुपए, 140 रुपए उन्होंने जेब में डाल दिए। बात यहाँ पर खत्म हो जाती तो ठीक होती।
फिर गवर्नमेंट से इन्होंने मुआहदा किया था, जो कि आपको पता है परवेज मुशर्रफ ने बड़ा उसको वो किया। गवर्नमेंट से उन्होंने मुआहदा किया था कि जो ये जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट्स है ना वो इन्फ्लेशन का उनके ऊपर आएंगे, डेट वाज इन पाकिस्तानी रुपीस। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जिसकी तरफ आप आ रही है। जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई ना, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई ना तो उसको क्लॉज को चेंज कर दिया गया और उसको डॉलर में पेमेंट कर दिया गया। इससे आपको अरबों खरबों रुपए का डॉलर नुकसान हो गया। अच्छा चले, ये बात भी चले, हम कहते हैं बिजनेसमैन ने हरकत कर दी। अब इसके लिए जो ऑयल की इंपोर्ट थी ना, इनको अलाउड कर दिया था आईपीपीस को कि आप डायरेक्ट ऑयल की इंपोर्ट कर सकते थे। से फॉर व्हाट, इनकी अगर कैपेसिटी थी कि अगर इनको 100 लीटर पेट्रोल की जरूरत है या 100 बैरल की जरूरत है, तो ये अपनी जो कंजम्पशन दिखाते थे ना, वो कंजम्पशन दिखाते थे कि जी हमारा 1 मेगावाट के ऊपर 100 बैरल नहीं लगता है, 500 बैरल लगता है। वो जो 400 बैरल वो जो इंपोर्ट करते थे ना, वो ब्लैक में मार्केट में बेच देते थे। मतलब आप देखें कि यहाँ पर चोरों, मतलब एक चोर होता है, ये महाचोर, ये इस तरह अगर आप मुल्क को लूटेंगे तो फिर, और ये सबको पता था। और ये सर्किल जो सर्कुलर डेट का, ये सर्कुलर डेट इसी वजह से भरा ना। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, हुकूमत आई, और इन्होंने टक करके ना सर्कुलर डेट में एक कंपनी को 500 बिलियन दे दिए, सुन लिया मैं, और वही कंपनी ट्रिलियन के जो पेमेंट्स हैं उसको क्यों उन्होंने ड्यू किया, ये भी तो एक सवाल है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आए, बैकलॉग क्यों लग रहे थे। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आई थी पिछली गवर्नमेंट, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट का वो नहीं हूँ ना, मैं कोई पीटीआई का बहुत बड़ा कोई हूँ कि मुझे पता हो कि क्या होना है। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, ठीक है, और अब मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरा दिल जलता है अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होती है तो। मैं आपको बताऊं कि वो एक प्रोग्राम लेकर आए थे, उस पर अमल हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है। देखिए आईपीपीएस के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ओजीडीसी, पीपीएल, पाको, इनके पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो सारा पैसा उन्होंने उधार दिया हुआ है। अब इनका सर्कुलर डेट के अंदर बहुत हिस्सा है, पीएसओ आपकी डूबी हुई है, कर्जों के अंदर डूबी हुई है। आपकी पता है कि पीएसओ की जो 1 क्वार्टर की अर्निंग 147% है और सेल्स इतनी बड़ी हुई है। गैस कंपनी के बैकलॉग्स का क्या हुआ? ये सारा आपको एक ही, चलें ये तो आपने सर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बात समझ लें। नहीं मैं समझ रहा हूँ। पॉलिसी ये थी कि इनको है ना पैसा दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए और ये डिविडेंड इशू कर दे। ये पाइल अप कैसे हो गया? ये सुने ना, अगर ये पैसा सारा दे दे और ये डिविडेंड इशू कर दे, ये कंपनीज के पास सारा, तो 50% रिटर्न हो जाता है गवर्नमेंट को। तो उससे क्या होता है, आपका सर्कुलर डेट भी कम हो जाता है, कंपनी के सारे मामला भी ठीक हो जाते हैं, और पब्लिक जो आपकी शेयर्स के अंदर होल्डर है वो भी फायदे में रह जाती है, कंपनी भी फायदे, गवर्नमेंट भी फायदा, सर्कुलर डेट भी कम। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते, इन्होंने पैसा नहीं देना। तो ये बात ठीक है, चले पॉलिसी रिव्यू करने की जरूरत थी, पॉलिसी रिव्यू नहीं हुई, बट अगेन अब सवाल ये पैदा होता है ना, देखिए इसकी एक टेक्निकल जस्टिफिकेशन ये है ना कि आपने इसको क्यों पाइल अप किया कि 2 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया, इसका जवाब भी तो देना होगा। अगर इसकी सेटलमेंट हो जाती, डोंट यू थिंक कि हमारे पास जो और इश्यूज हैं हम उनको एड्रेस कर पाते? एनर्जी का ये जो क्राइसिस अभी दिस टाइम अराउंड हमें फेस करना पड़ा है, ये शायद ना होता। अब जो गैस रीपेमेंट की बात उन्होंने बजट स्पीच में अभी कर डाली कि आपने अगर 1500 बिलियन का उधर भी बैकलॉग अगर छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं ना आप। फर्दर ये होगा कि मजीद आने वाली गवर्नमेंट जो है वो 3 ट्रिलियन प्लस जो है वो खड़ी होगी। तो इसका मतलब तो ये कि फिर आप पहले ही, मैं अगेन स्टार्टिंग पॉइंट जिस पे मैं बात स्टार्ट की थी, जो कैश स्टार्विंग आपकी इकोनॉमी है, अगर सिचुएशन आगे रही तो फिर ये इट टर्न्स कैश 22 सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। श्रीलंका की सिचुएशन हो जाएगी आपके, नहीं श्रीलंका से देखें, हमारे श्रीलंका बस हालात नहीं है, ये बड़ी अंडरस्टैंड कि वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अब यहाँ से उसको कोरिलेट करने की कोशिश की जा रही है। सर फॉर गॉड सेक इसको तो थोड़ा सा चेंज करें। अब वो मैं समझता हूँ, वो तो बेसिकली टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है उनकी, और हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन वैसे एक चीज ये भी है ना, मेरे साहब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो उसमें काम कहाँ हो रहा है? एग्रीकल्चर इतना जबरदस्त है, हम रिच है इतने, और उसके बावजूद हम काम नहीं करते। देखिए मैं अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आपकी राइस यूरिया ही तरक्की कर रहा है, आपकी राइस एक्सपोर्ट 26% बढ़ गई, ठीक है, लास्ट टाइम, ठीक है।
आपके जो फार्मर्स के बीच में ना जो कमीशन कमी, वो जो आरती वारती जो पैसे लेते मिडिल मैन का रोल खत्म हो गया। आपके आपके फार्मर्स है ना बिलियनर्स बन गए जिनके पास बड़ी लैंड है। लेकिन प्राइसेस क्यों अप्रिशिएट करती गई? अगर ये तमाम चीजें देखिए, तो प्राइसेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। प्राइसेस इज द रिफ्लेक्शन। देखिए मेजर साहब, द पॉइंट इज, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस थिंग। देखिए सवाल ये है कि अगर कोई चीज होती है, अगर कोई इंपैक्ट आया या अगर कहीं पर अगर मिस्टेक हुई तो वो ग्लोबल जो इकोनॉमी है या जो प्राइस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है उसको करार दिया गया। लेकिन अगर कोई अचीवमेंट हुई तो उसके बारे में ये कहा गया कि जी हमारी पॉलिसीज की वजह से हुआ था। ये अभी कमोडिटीज की बात कर लेते हैं ना, अगर आपको सिर्फ 10 बिलियन अगर इसके ऊपर स्पेंड करना पड़े और कुछ ऐसे हमारे आइटम्स है जिसमें हम सरप्लस के अंदर हुआ करते थे, व्हीट के अंदर, राइस के अंदर, शुगर के अंदर, प्राइसेस के अंदर अभी जिस तरह से हाइक आया है, तो दैट शोज कि हमारे से गलती तो हुई अगर मिडिल मैन का रोल खत्म हुआ। और अगर ये तमाम चीजें जिसके बारे में भी आपने बताया है तो ये रिफ्लेक्ट होती है आपकी प्राइसेस से। प्राइसेस नीचे जानी चाहिए थी, वहां पर कौन सी गेम हो रही थी, ये तो जरा बताएं ना। देखिए प्राइसेस जो बढ़ी है ना, उसकी एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, दूसरी बात है कि बाइंग पावर आपने ना पब्लिक की बढ़ा दी। बाइंग पावर कैसे बढ़ाई आपने? आपका इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ गया था, 7% के ऊपर था। ये आपके ख्याल में नीचे था, इसके ऊपर बाइंग आप वो कर सकते थे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर? नहीं, बहुत बाइंग। आपके ख्याल में 7% आप मुझे बता एक काम करें ना मेरे साहब, तो फिर एक काम ये कर लेते हैं ना, फिर बैंकिंग की क्रेडिट ऑफ टेक देख लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ से हमें पता चल जाता है कि कितने कर्जे लिए गए, कितना फर्दर एक्सपेंशन हुआ, कौन सी इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया, फिर उन नंबर्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी ना। हाँ। फिर ये भी देखना पड़ेगा जो सिक्लिकल यूनिट्स थे उनको हमने कितना जो है वो प्लान के जरिए जो है बेल आउट पैकेजेस देते रहे, कितनी सपोर्ट हमने उसको दी है, ये तमाम चीजें इनकर्ड होंगी तभी जाकर तो फिर नंबर सही आएंगे। इसको तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, नजरअंदाज किया। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 26%, आपकी 29% ग्रो की है। लास्ट मंथ की आपकी 26% की ग्रोइंग है। ओवरऑल आपकी है ना इतनी ग्रो हुई है जो पिछले 70 साल में कभी नहीं। आप अयूब खान के दौर को आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा है ना इसमें इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया है, तो उससे लार्ज स्केल में आइटम आपके पास वैसे कितने हैं? सारी जितनी भी हैं आपकी। देखिए मजे की बात है कि पंखे भी आपके एक्सपोर्ट हुए इस दफा। आपकी लार्ज स्केल के अंदर आप गाड़ियां आपकी है ना एक्सपोर्ट हो गई। आपकी लार्ज स्केल के अंदर आईफोन आपके फोन्स आपके एक्सपोर्ट हो गए। आपने 5 मिलियन यूनिट्स है ना उसकी प्रोडक्शन कर दी। आपने गाड़ियों की प्रोडक्शन कर दी। आपका जो है ना 10 to 20% आप गाड़ियां है ना आप अपनी है ना जाती मैन्युफैक्चर करते थे। 65% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है, दोबारा ज्वाइन किया उन्होंने। बख्शी साहब वेलकम अगेन। और स्लो डाउन की बात हो रही थी और अभी जो ब्रेक से पहले भी आप कह रहे थे कि ये समझ से बालातर है कि इन्होंने 5% क्यों रखा ग्रोथ का जो टारगेट है, और कोशिश होनी चाहिए थी कि इसको 8-10 पे लेके जाते। शायद एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है, जैसे यासिर भी कह रहे थे मेरे साहब भी, कि चूँकि इनके पास वक्त कम है तो वो अपना टारगेट अगला बजट इनको अगर हुकूमत रही पेश करना पड़ा तो उसमें अपने नंबर्स शो कर सके। आप इसको किस तरह देखते हैं बख्शी साहब? देखिए मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इन्होंने स्लो डाउन इसलिए किया है कि ये इन्फ्लेशन और कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंजम्पशन जब इकोनॉमी चल रही होती है ना, तो देखिए लोग खरीदारी कर रहे होते हैं, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई मकान खरीद रहा है, कोई खाने की चीज ले रहा है, कोई कपड़े ले रहा है, पैसे का यूसेज, पैसे हाथ बदल रहे होते हैं। तो बेशतर चीजें हमारे यहाँ चूंकि इम्पोर्टेड हैं, तो इम्पोर्ट पे बहुत जोर आता है और वो इम्पोर्ट के फिगर्स एक्सपोर्ट के फिगर को मैच नहीं कर पाते। अभी इन्होंने जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है वो $35 बिलियन का रखा है और इम्पोर्ट का $71 बिलियन का रखा है। अगर मैं ये समझता कि मेरा ख्याल था कि ये यहाँ ये अनाउंस करते कि हम लग्जरी आइटम बैन करते हैं इम्पोर्ट और लोकल इंडस्ट्री को मौका देते हैं कि आप अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, हम उस पर 2-3 साल टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे इन्वेस्टमेंट पे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो होता ये कि लोग देखें, लोगों के पास पैसा तो है, लोग लगाना चाहते हैं, पर लोग डरते हैं। एक तो अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल हालात, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और दूसरा जो पॉलिसी के चेंजेस है ना। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी चल ही नहीं सकती अगर पॉलिसी हर 3 महीने में चेंज होगी। ये हर साल चेंज होगी। आदमी फैक्ट्री लगाता है या इन्वेस्टमेंट करता है अगले 20 साल का सोच के। वेरी राइट। तो इस वजह से जो लोग तजबजब में हैं, हालांकि देखिए 22 करोड़ लोग हैं, एक कंजम्पशन तो है ना अपनी जगह,
एक डिमांड है, एक सप्लाई है। मेरे ख्याल में इन्होंने घबराहट में या आईएमएफ के डायरेक्शन पे इसको कहा है कि स्लो डाउन करें। और जो दूसरा डेट नेल इंडस्ट्री के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर ये शरह सूद को इस कदर बढ़ाते रहेंगे या इतनी हाइट पे रखेंगे तो कोई नई इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। आपको पहले कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, क्योंकि रीजन में इस वक्त रेस लगी हुई है और वहां पे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट बहुत कम हो गई है, हमारे यहाँ गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ये तो मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल, अगर कंसिस्टेंसी हो, अगर स्टेबिलिटी हो तो फिर ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ इश्यूज ऐसे थे जिनको एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है ये सारा मूव जो है वो इन 11 पार्टियों को बनाना पड़ी। चले, हैविंग सेड दैट, अब ये देखना पड़ेगा कि हमारी ओवरऑल कैसे ग्रोथ होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। और चीज इसमें जो इन्होंने ऐड की इसी के साथ ही कि वो कह रहे हैं कि जी एफबीआर टैक्सेस के हवाले से इन्होंने बात की है कि जो इमर्जिंग ममालिक है उसमें टैक्स की शरह जो है जीडीपी का तकरीबन 16% है और मगर पाकिस्तान में इस वक्त ये शरह 8.6% है। अगले माली साल के दौरान ये शरह 9.2 तक जा सकती ले जाने की तजवीज़ है और 2017-18 में ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जो ये शरह थी 11.1% जो है वो छोड़कर गए थे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेशो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, उसके लिए जैसे अभी बख्शी साहब भी कह रहे थे कुछ देर पहले, मैं चाहूंगा जरा फर्दर इसी के ऊपर वो कमेंट भी खुद कर दें, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म के अंदर ये चीज़ अचीव नहीं होगी और इससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उनको इस चीज़ के बारे में ये बताते रहे, आईएमएफ की तरफ से भी डायरेक्शंस ये मिलती रही कि आपको टैक्स बेस को अपने ब्रॉड करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब इसके लिए ना पहले पास्ट में कोई ऐसा कोई पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, ना इस वक्त नजर आ रही है। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके अंदर तो हमने देखा है कि कभी भी कोई कामयाब नहीं हुआ, वो इनडायरेक्टली ही तमाम चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यस बख्शी साहब। जी जी, देखिए मेरा अपना ये ख्याल है कि जो जैसा आपने कहा ना कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को अलग करें, बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या किसी भी मुल्क में, और वहाँ के बिजनेसेस या इकोनॉमी बूम कर रही हो। आप मुझे बताइए, ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली। पहले आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसीज की कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि चाहे वो पीएमएल-एन की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल वो चलेंगी। लेकिन कौन फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? नहीं कर सकता। अगर वो उसने 160 पे डॉलर लाया है और आज 210 हाईली स्पेकुलेटिव मार्केट है अभी, ये भी एक बड़ा मसला है। तो कहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं, स्पेकुलेशन के ऊपर ज्यादा काम नहीं हो सकता। ये तो एक मसला हमारा रहा है अभी, खासतौर पे रुपी डॉलर की पैरिटी का जब हम मौजू जिसको डिस्कस करते हैं, अभी स्पेकुलेशंस के ऊपर ही चल रहा है। आप रोजाना देखते हैं सुबह उठ के डॉलर की प्राइसेस कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगेन फिर गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाए, और सेंट्रल बैंक का रोल इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करे, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करे, इंटरवेंशन करे इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। वो हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आई। तो ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अब ये मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जो जाने की बात होती है, इसके ऊपर जरा मैं मेजर साहब यहाँ पे स्टूडियोज में बैठे हैं, उनसे भी चाहूंगा जरा इसके ऊपर कमेंट कर दें। यस मेजर साहब, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे? यस, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन कि आप है ना मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते जाए। यही है कि अभी आपका जो डिस्काउंट रेट है वो 13.25% है, और अगर इसमें 1.5% आप है ना वो बोर्ड डाल दे तो ये 15% के ऊपर बढ़ जाता है। 15% के बाद आपको बैंक किस रेट पे लैंडिंग करता है, इंश्योरेंस के खर्चे, ये खर्चे, आप ये बताएं कि 24% के ऊपर अगर आप है ना बैंक से अगर आपको कॉस्टिंग पड़ रही है तो आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे कि आपको है ना ये बिजनेस तो इंडस्ट्री का तो बेड़ा कर को दे। मैं आपको बताऊं, मैं अभी है ना आप ये इस प्रोग्राम से पहले आई वाज इन द जिम, ठीक है, मैं नॉर्मली मेरा जिम टाइम मगरिब के बाद होता है, आपके प्रोग्राम में आना था तो आई वेंट अलिया गोल्फ क्लब, आर्मी का गोल्फ क्लब है, डिफेंस का, ठीक है, और डिफेंस है यानी कि वहां पर नॉर्मली लाइट नहीं जाती है। आई टेल यू बखुदा 7 to 8 टाइम लाइट चलेगी।
ये आपकी इलेक्ट्रिक का यहाँ पर इलेक्ट्रिक का ये हालात है। आगे 8-8-10 घंटे नंबर ऑफ रीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट नहीं चलें, देखिए मैं आपको बताऊं कि आप बताएं कि आप इंडस्ट्रीज को चलाना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक देखिए आप सीएनजी स्टेशन बंद कर देंगे। देखिए सीएनजी स्टेशन बंद कर दे। मैं आपको बताऊं अगर मैं आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल वो मैं आपको बताऊं सर उस इंडस्ट्री से बड़े सारे लोग नहीं, मैं आपको बता लोग हैं, उनके नुकसानात है, जो भी है आप इनको ग्रेजुअली बात से एग्री करता हूं, बिल्कुल ठीक है। वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि ग्रेजुअली इसको कम करें ना, आप ग्रेजुअली कम करें। पॉलिसी 30 साल के जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं कि इसको 20-25 साल अच्छा सुने, आप घर के अंदर गैस दे रहे हैं, आप एलएनजी लेकर आए, सिलेंडर्स पे लेकर आए। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक के ऊपर खाना पकता है, पूरी दुनिया में 90% जगहों पर इलेक्ट्रिक पे खाना बनता है, 90% जगह पर आप है ना रेस्ट जगहों पर एलएनजी आप सिलेंडर्स के ऊपर होता है, आप एलएनजी इंपोर्ट करें और उसको करें। आप ये गैस इंडस्ट्री इसमें एक चीज और ये ना, एक चीज हमारे यहाँ हुकूमत की रिट इतनी है माशाल्लाह से कि अगर कोई ये कह देगा ना पानी से भी खाना पक सकता है, ये तेल की जगह भी काम करेगा और ये पानी गाड़ी में भी डल सकता है, तो यकीन करें कि ये महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ चीजें बैलेंस कहाँ है? ये सारी चीजें तो बैलेंस हो नहीं पाती। गैस आपके पास ऐसी थी, आप चूल्हा खुला छोड़ देते थे, चूंकि आप कहते हैं माचिस जो है वो महंगी है, गैस सस्ती है, और फिर आज गैस का हाल देख लें आप। ये सारी चीजें हैं। क्विकली चूंकि वक्त खत्म हो रहा है और हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है, क्या देखते हैं कुछ तब्दीली नजर आएगी आपको इस बजट के बाद? देखिए 2-3 साल पहले मेरी यासिर के साथ मैं प्रोग्राम में था और मैंने उनको ये कहा था, बाद में रिपीट भी किया 1 साल के बाद, 3 इयर्स बैक, ऐसे कि आई एम वेरी होपलेस केस है पाकिस्तान का, अनटिल एंड अनलेस इनकलाब हो जाए ईरान की तरह, कोई ऐसा बंदा है जो आगे और उसको ठीक कर दे, वरना आपका तो आप बख्शी साहब आपको कोई प्लेस देख लें, बख्शी साहब ठीक है। आखिरी 10 सेकंड है सर, आपको कुछ नजर आ रहा है? गरीब, महंगाई, ये सारी चीजें, इसमें कोई कमी आएगी? बख्शी साहब तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही। नाज़रीन यहाँ पे चूंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का, और मेरे साहब आपका शुक्रिया, जनाब बख्शी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और बजट के हवाले से बजट की बात K21 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन चलती रहेगी। और अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे नए पैनलिस्ट के साथ, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।
माइक चेक 1 2 3 आवाज़ आ रही है? हेडलाइंस नहीं जी, 1900 वाली है, ठीक है। ताहिर अब्बासी जी, मैंने देख लिया, और हेडलाइन 1900 वाली है, ठीक है। $9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब मुख्तस। दिफा के लिए 1,523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब रुपए रखे गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दरगाह हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के हाथे में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मरहूम के साहबजादे अहमद आमिर ने पढ़ाई। इमरान इस्माइल, खुरमशेर जमान, फारूक सत्तार, निजी आलम और दीगर की शिरकत। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे मैच जारी। इमाम उल हक ने निफ सेंचुरी बना ली। मुल्तान स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के21 न्यूज़ और मैं हूं पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि मारूफ मजहबी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत की नमाज जनाजा में जेब कतरों ने एंट्री दे दी है। तदफीन के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत के बेटे और समाजी रहनुमा रमज़ान छीपा समेत मुतादिद अफराद के मोबाइल फ़ोन्स गायब हो गए। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि मारूफ मजहबी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत की नमाज जनाजा में जेब कतरों ने एंट्री दे दी। तदफीन के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत के बेटे और समाजी रुकन रमज़ान छिपा समेत मुतादिद अफराद के मोबाइल फ़ोन्स गायब हो गए। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि मजहबी स्कॉलर और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा में जेब कतरों ने एंट्री दे दी। तदफीन के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत के बेटे और समाजी रहनुमा रमज़ान छिपा समेत मुतादिद अफराद के मोबाइल फ़ोन्स गायब हो गए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा के21 न्यूज़ ताहिर अब्बासी से। ताहिर, आगाह कीजिएगा, एक हाई प्रोफाइल केस है ये और आमिर लियाकत एक नामवर शख्सियत थे, क्या वहाँ इस मौके पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी? पलवशा जिला जुनूबी में इस नौयत की जब भी कोई बड़े इज्तिमात होते हैं उसमें जेब कतरे जरूर मौजूद रहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मारूफ मजहबी स्कॉलर है डॉक्टर आमिर लियाकत, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी कि इसी दौरान नमाज जनाजा और तदफीन के मकाम से अहमद आमिर समेत मारूफ समाजी रहनुमा है रमजान छीपा और उनके 4 रज़ाकार हैं जिनकी भी शनाख्त हुई है। इन 6 अफराद के मोबाइल फोन उनके जेबों से निकाल लिए गए हैं। पुलिस से हमारा रब्ता हुआ है जिसके मुताबिक इस नौयत की जो इतलात मौसूल हुई है, पुलिस अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की कमांड एंड कंट्रोल रूम की मदद से इस नौयत के अफराद की निशानदही में मसरूफ है। इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की वालदा के तकसीम के दौरान जो है वो साबित सदर समेत दीगर अफराद के मोबाइल फोन चोरी कर लिए थे। जिला जुनूबी में नमाज जनाजा के इज्तिमात में इस नौयत के जेब कतरों की वारदात से पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है। तफसीलात से आगाह किया।
एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बजट 2022 और 23 के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। देखते रहिए K21 न्यूज़।